दोस्तों एथिक्स के पेपर में कीवर्ड्स की क्या अहमियत है ये मुझे अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स कीवर्ड्स को ही अपने एथिक्स के प्रिपरेशन का बेस बनाते हैं, उसी के अराउंड नोट्स बनाते हैं और उसको कॉन्शियसली इस्तेमाल करते हैं अपने आंसर्स में टू गेन मोर मार्क्स, राइट। बट कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और उसको ऑर्गेनाइज करना, रिटेन करना एक चैलेंजिंग टास्क बन जाता है। तो आज हम इसी इशू को रिजॉल्व करने के लिए एक सीरीज स्टार्ट करें जिसमें हम एथिक्स के कीवर्ड्स को अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में डिस्कस करेंगे और आज स्टार्ट करें विद द लेटर ए। तो इन कीवर्ड्स को हमने जो है कैटेगराइज किया है इनटू एथिकल प्रिंसिपल्स एंड एथिकल इश्यूज। देयर कुड बी मोर say categorization in the coming lectures depending on the kind of word we are discussing, right? तो A से related कुछ कीवर्ड्स आज डिस्कस करेंगे, अराउंड 22 कीवर्ड्स डिस्कस करेंगे। तो आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं अपने कॉपी में और इसको रिवाइज कर सकते हैं बार बार टू गेट मोर एक्वेंटेड विद इट एंड यूज इट फ्रीली विद योर आंसर्स, राइट। पहला लेटर है ए। तो एथिकल प्रिंसिपल पहला जो हम डिस्कस करेंगे वो है अकाउंटेबिलिटी। इसको सिंपली डिफाइन कर सकते हैं आप, दैट इज बीइंग आंसरेबल फॉर योर एक्शन एंड रेडी टू एक्सप्लेन और जस्टिफाई दैट, राइट। तो अकाउंटेबिलिटी का सरल अनुवाद होता है जवाबदेही। जो भी व्यक्ति पोजीशन ऑफ पावर में किसी बड़े ओहदे पे है या उसके पास कुछ रोल्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, राइट, एंड इज गोइंग टू इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस से अदर पीपल, दैट पर्सन हैज टू बी अकाउंटेबल। उसकी जवाबदेही होनी चाहिए, राइट। अब क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अगर मैं एक मिनिस्टर हूँ, मैं एक ब्यूरोक्रेट हूँ एंड आई हैव पावर टू अफेक्ट अदर पीपल, राइट, आई मे अफेक्ट देम नेगेटिवली, राइट। मैं अपने पावर का इस्तेमाल गलत तरीके से कर सकता हूँ, राइट। तो उसको चेक में रखने के लिए उसकी जवाबदेही होनी चाहिए टू हुम, मे बी टू द सीनियर, मे बी टू द सिटीजन। अगर प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं तो मे बी टू द कस्टमर, मे बी टू योर ओनर ऑफ द कंपनी, राइट, और अ थर्ड पार्टी। जैसे हम पब्लिक सेक्टर के लिए हम बात कर सकते हैं सीएजी की, कंट्रोल ऑडिट जनरल, या फिर सीबीआई की, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ इशू वी आर डीलिंग विद, राइट। अब आंसरेबिलिटी होनी चाहिए आपकी। आंसरेबिलिटी क्या है? इसका अर्थ कि अगर मैं एज अ व्यक्ति आई एम अग्रीव्ड बाय योर डिसीजन, मैं आपसे सवाल कर सकता हूँ और आपको जवाब देना पड़ेगा, आपके ऊपर ऑब्लिगेशन, राइट, यू आर अंडर ऑब्लिगेशन। और सिर्फ यही नहीं होता, इसमें एनफोर्सिबिलिटी का भी महत्व है, राइट। एनफोर्सिबिलिटी यानी if you are answerable to me and you don't give proper answers to issues related to use of power, right, or resources at your disposal, then there has to be some punishment that will make you to answer and to justify your position, right। जैसे अगर हम बात करें कि कोई प्रोग्राम या इनिशिएटिव लिया गया है बाय अ गवर्नमेंट एजेंसी, राइट, और उसमें उन्होंने करप्शन कर लिया, देन द पीपल हैज टू हैव द राइट टू आस्क यू प्रॉपर क्वेश्चन, where did you use the fund, right? Or maybe a third party, maybe courts, or maybe say police, they should have the right to ask you proper questions, and you are then in under obligation to answer back। आपको आंसर जवाब देना पड़ेगा। अगर नहीं देती then there has to be some sanction around it। तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब हम अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं। एक है आंसरेबिलिटी की you are in under obligation to answer, secondly there has to be enforceability if you don't answer, if you either don't answer or you don't give proper answer, right, तो आपको सैंक्शन या पनिश किया जाना चाहिए, तो तभी वो आंसरेबिलिटी एनफोर्सेबल हो जाएगी, राइट। तो ये दो इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी चीजें हैं, राइट। अब इसका एग्जांपल है जैसे जन सुनवाई, राइट। जैसे गवर्नमेंट कोई प्रोग्राम चला रही है, मनरेगा स्कीम है या किसी और तरह की स्कीम है, राइट। अब वो गवर्नमेंट के जो लोग हैं, एजेंसी के लोग हैं, वो फंड का इस्तेमाल करते हैं, पब्लिक फंड का, राइट, पब्लिक रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे इस्तेमाल करते हैं? आर दे यूजिंग इट फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट और देयर प्राइवेट इंटरेस्ट, राइट। या जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड उन्होंने सेट किए, राइट, अपने काम की, या वो अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इफ द कॉमन पीपल कुड आस्क दिस क्वेश्चन, एंड दिस इज व्हाट इज डन इन सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट में आम जनता जो है गवर्नमेंट एजेंसी को क्वेश्चन करती है और फिर गवर्नमेंट एजेंसी को प्रॉपर आंसर्स देने पड़ते हैं, राइट। तो सोशल ऑडिट या जन सुनवाई जैसे राजस्थान में होती है, ये एक तरीका है ऑफ अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबिलिटी, राइट। सेकंड इंपॉर्टेंट कीवर्ड इज अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइज्म का सरल डेफिनेशन है सेल्फलेस कंसर्न फॉर द वेलबींग ऑफ अदर इवन एट पर्सनल कॉस्ट। यानी आप कंसर्न हो दूसरे व्यक्ति के प्रति या कई सारे लोगों के प्रति, बट जब आप कंसर्न हो अबाउट अदर्स, दैट्स गुड, राइट। बट हियर देयर इज वन मोर थिंग, दैट योर कंसर्न is to such an extent that it may even cost you your own personal interest, right। आप दूसरों के भले के लिए खुद के भले के बारे में भी नहीं सोच रहे, राइट। जैसे उदाहरण है बाबा आमटे जी का। बाबा आमटे इज सोशल वर्कर, ही वॉज अ सोशल वर्कर, ही डाइड मेनी ईयर्स बैक। उनके जो पुत्र है प्रकाश आमटे, वो आज भी काम कर रहे हैं। दे आर वेरी वेल एजुकेटेड पीपल, दे कुड हैव गॉट गुड करियर, बट दे went on the ground
दे वेंट टू द पीपल्स इन विलेजेस एंड इन ट्राइबल एरियाज, और उनके हेल्थ के लिए, उनके जो है वेलफेयर के लिए उन्होंने बहुत काम किया है, राइट। तो अब उनका पर्सनल कॉस्ट यहाँ पे इन्वॉल्व है, राइट। दे कुड हैव made their career, they could have made fortunes because they were educated, right? But they, despite having education, despite having that kind of social capital, they stayed back into the villages। और कई सारे ऐसा लोग करते हैं जिसको अल्ट्रुइज्म कहा जाता है, जहाँ पे वो दूसरों के वेलबींग के लिए अपने वेलबींग की भी परवाह नहीं करते, राइट। ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। इसके बाद आता है अनेकंतवाद। अनेकंतवाद जैन फिलोसफी से जुड़ा हुआ एक प्रिंसिपल है। इसका सरल अर्थ ये है, इट सेज दैट ट्रुथ हैज मेनी साइड एंड नो सिंगल व्यू पॉइंट इज कंप्लीट। जो ट्रुथ है, जो सच्चाई है, इसके कई जो है साइड्स हो सकते हैं, कई पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, और कोई एक व्यक्ति पूरे सच को कभी समझ नहीं पा सकता, कभी ग्रास्प नहीं कर सकता, उसके कई सारे जो है पहलू हो सकते हैं, राइट। जैसे उदाहरण है, ये उदाहरण दिया जाता है जैन फिलोसफी में कि एक 4-5 अंधे लोगों को जो है अगर आप एक रूम में छोड़ दो जहाँ पे एक हाथी खड़ा है और उनको टच करने को कहो हाथी को, उन्होंने कभी हाथी को नहीं देखा है, कभी या अदर दे हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड एलिफेंट, वो एक एक पार्ट को छुएंगे, जैसे कोई पूंछ को छुएगा, जो कोई पेट को छुएगा, कोई पैरों को छुएगा, कोई सूंड को छुएगा, राइट। एंड दे विल मेक अ कंक्लूजन, कोई कहेगा ये सांप है, कोई कहेगा ये दीवार है, राइट। उसी तरह कोई भी इश्यू है, उसको समझने के अलग 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 पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, और आप जो है एक कंप्लीट पर्सपेक्टिव कभी नहीं हासिल कर सकते जो ट्रू है, जो प्योर है, राइट। यू विल ऑलवेज बी लिमिटेड बाय योर पर्सपेक्टिव, योर अंडरस्टैंडिंग, your ideology, whatever is that is defining your perspective, you will be very much limited, right। जैसे उदाहरण है फार्म लॉस की बात की जा सकती है, राइट। जो प्रोटेस्ट हुआ फार्म लॉस के अराउंड, तो फार्म लॉस क्या थे, बेसिकली जो एग्रीकल्चर है उसमें प्राइवेट सेक्टर के इन्वॉल्वमेंट की बात की गई थी। तो फॉर से गवर्नमेंट इट वाज रिफॉर्मेटिव, इट वुड इंक्रीज एफिशिएंसी इन फार्म, राइट। दैट वाज देयर ट्रुथ। इफ यू सी फ्रॉम फार्मर्स पर्सपेक्टिव, दे थॉट कि नहीं, ये तो थ्रेट हो जाएगा टू एमएसपी, टू लाइवलीहुड, राइट। अर्बन कंज्यूमर के लिए फार्म लॉज जो है वो कुछ इस तरह देखते थे कि इससे तो प्राइजेस लो हो जाएगी, राइट, ऑफ दी से वेजिटेबल्स और ग्रीन्स, वट एवर इट इज। इकोनॉमिस्ट जो है वो अलग अलग पर्सपेक्टिव रख रहे थे, नहीं ये अच्छा है बुरा है, राइट। तो हर एक व्यक्ति अपने पर्सपेक्टिव से उस फार्म लॉ की पॉलिसी को जज कर रहा था, यानी द ट्रुथ फॉर एवरीवन इज लिमिटेड, राइट। कोई भी व्यक्ति पूरा सच कभी नहीं जान सकता। ऐसा कौन कहते हैं? जैन, महावीर जैन कहते हैं अनेकंतवाद की फिलॉसफी में, राइट। इसके बाद आता है कीवर्ड एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म, राइट। इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज द बिलीफ दैट ह्यूमंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बीइंग एंड नेचर एग्जिस्ट मेनली फॉर ह्यूमन यूज। इसका अर्थ क्या है कि जो भी हम देख रहे हैं, राइट, हमारे इर्द गिर्द जो पेड़ है, पौधे हैं, जो जंगल है, राइट, क्लाइमेट है, तो ये व्यू कहता है कि ह्यूमन जो है वो सेंटर में है। एंथ्रोपोसेंट्रिज्म, एंथ्रो यानी ह्यूमन और सेंट्रिसिज्म यानी जहाँ पे हम ह्यूमन को सेंटर में रखते हैं या उसको पूरी इंपॉर्टेंस देते हैं, बाकी जो चीज़ है वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, वो तभी इंपॉर्टेंट है अगर वो ह्यूमन यूज में है, राइट। तो इसको कहते हैं एंथ्रोपोसेंट्रिज्म। इसका उदाहरण जैसे क्रिटिक लोग आज की डेट में ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को क्रिटिक करते हुए कहते हैं ये प्रोजेक्ट जो जब हम निकोबार आइलैंड में ये प्रोजेक्ट डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं या स्टार्ट कर दिया, राइट, इससे एनवायरनमेंट को हानि हो जाएगी। हम फोकस कर रहे हैं ऑन से इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट, बट वो जो इकोसिस्टम है वो फ्रेजाइल, राइट। और ये एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू है, हम एनवायरनमेंट की बात की पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहे इस इश्यू को, हम जो है ह्यूमन के पर्सपेक्टिव से ये पॉलिसी लाए हैं कि ह्यूमन को उसका बेनिफिट मिलना चाहिए इस पॉलिसी का या इस ओवरऑल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का, राइट। इसको कहते हैं एंथ्रोपोसेंट्रिज्म, राइट। देन कम्स एब्सोल्यूटिज्म, राइट, या मॉरल एब्सोल्यूटिज्म कह सकते हैं। दिस अ बिलीफ दैट सम एक्शंस आर ऑलवेज राइट और ऑलवेज रॉन्ग रिगार्डलेस ऑफ सर्कमस्टेंसेस, कि कुछ एक्शंस हमेशा सही होते हैं, अच्छे होते हैं, और कुछ एक्शंस हमेशा बुरे होते हैं, खराब होते हैं, रिगार्डलेस ऑफ कॉन्सिक्वेंस, रिगार्डलेस ऑफ से सर्कमस्टेंसेस। फॉर एग्जाम्पल हरिश्चंद्र, आपने इनके बारे में सुना होगा, हरिश्चंद्र जी का लेजेंड, राजा हरिश्चंद्र, जिनको अपनी पूरी जो किंगडम है वो जो है दान में देनी पड़ी टू सेज। सेज जो है उनके सपनों में आया था और एक प्रॉमिस ली थी हरिश्चंद्र से कि आप जो है अपनी मेरी इच्छा पूरी करोगे। जब जब हरिश्चंद्र ने पूछा क्या है आपकी इच्छा, और उन्होंने कहा कि आई ग्रांट यू योर विश। जब उसने पूछा उस सेज ने, राइट, विश्वामित्रा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, विश्वामित्रा ने कहा कि आपको अपना पूरा साम्राज्य मुझे देना पड़ेगा। अब क्योंकि वो प्रॉमिस दे चुके थे एंड ही वाज अ पर्सन हु वैल्यू ट्रुथ, राइट, so he gave up all his kingdom, he even sold himself, his wife as well as his child to that person for labor, right। अब हरिश्चंद्र जब रिफ्यूज करते हैं टू लाई इवन व्हेन इट रूइंस हिमसेल्फ, वो मॉरल एब्सोल्यूटिस्ट है। वो कहते हैं कि कुछ चीजें सही होती है, कुछ चीजें
गलत होती है इरिस्पेक्टिव ऑफ सर्कमस्टेंसेस और कॉन्सिक्वेंसेस, राइट। सच बोलना हमेशा सही होता है और झूठ बोलना हमेशा गलत होता है, राइट। तो इसको कहते हैं मॉरल एब्सोल्यूटिज्म। देन कम्स ऑस्टेरिटी, जिसको हम रिस्ट्रेन भी कह सकते हैं स्पेंडिंग। ऑस्टेरिटी यानी मोटा मोटी ये इसकी अगर डेफिनेशन देखें तो केयरफुल एंड डिसिप्लिन यूज ऑफ पब्लिक मनी, अवॉइडिंग वेस्ट एंड अननेसेसरी एक्सपेंस। ये तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव या पब्लिक सर्विस से जुड़ा हुआ डेफिनेशन है, बट इसका सरल अर्थ ये है कि आप जो है ऑस्टेरिटी लाइफ को जो है उसको एक काफी हद तक प्रमोट करते हैं, या यू लिव बाय दैट लाइफ जहाँ पे आप मिनिमलिज्म पे फोकस करते हैं, या रादर you don't want to have lot of possessions, you don't want to live large, you want to live with the minimum things that is needed, right। बहुत ज़्यादा हम जो है शो ऑफ नहीं करेंगे अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं करेंगे, बहुत ही सिंपल रहना है, राइट। जितनी ज़रूरत है उतना ही अपने पास चीज़ें होनी चाहिए, राइट। इसको कहते हैं ऑस्टेरिटी, राइट। ये रिलीजियस लोग, जो लोग हर्मिट होते हैं या जो लोग सेज होते हैं, वो इस तरह की लाइफ जीना पसंद करते हैं, राइट। बट अगर गवर्नमेंट पैरलेंस में देखें तो इसका अर्थ ये है कि जो एजेंसीज हैं, जो पब्लिक फंक्शनरीज हैं, when they have resources, right, they have public fund, they should use it in a least wasteful manner, right। एफिशिएंट तरीके से पैसा का खर्च करना है, राइट। आपको डिसिप्लिन तरीके से पब्लिक मनी को यूज करना है, वेस्ट अवॉइड करना है, अननेसेसरी एक्सपेंस नहीं करना है। ऑस्टेरिटी मेजर्स जिसे कहा जाता है, राइट, जहाँ पे आप कम से कम स्पेंड करें, रिस्ट्रेन लाएंगे अपनी स्पेंडिंग के ऊपर या अपने एक्सपेंसेस के ऊपर, राइट। इसरो इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, आपको पता है मॉम मिशन। ये मिशन जो है 2013 का मिशन है। मार्स पे हमने जो है हमारा रॉकेट भेजा था। उस मिशन को सिर्फ $75 मिलियन लगे थे, और उसी तरह का मिशन जो है यूएसए नासा जब भेजती है उसको लगभग 671 मिलियंस लगते हैं, राइट। तो हमने एज अ वेरी फ्रूगल ऑर्गेनाइजेशन, इसरो ऑर्गेनाइजेशन, इट केप्ट इट्स एक्सपेंसेस टू द लीस्ट एंड वाज एबल टू सेंड रॉकेट एंड टू स्पेस मिशन आउटसाइड, राइट। दे से कि ये जो मिशन था इट कॉस्ट लेस देन अ मूवी कॉल्ड ग्रेविटी, राइट। तो ऑस्टेरिटी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है इन दी वर्किंग ऑफ इसरो, राइट। देन कम्स अहिंसा। अहिंसा का लिटरल डेफिनेशन क्या है? इट्स अ प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस इन थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शन। अहिंसा को हम इवन हिंदी में कहते हैं, सॉरी हिंदी में ही अहिंसा कहते हैं, इसको इंग्लिश में नॉन वायलेंस कहते हैं, राइट। जहाँ पे आप अपने शब्दों से, अपने एक्शन से, अपने थॉट से नॉन वायलेंस को प्रमोट करें, यानी आप वायलेंट नहीं हो। शब्दों से वायलेंट होना यानी किसी को गाली गलौज करना, राइट, किसी की इंसल्ट करना, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ वायलेंस, राइट। थॉट्स में यू डोंट थिंक बैड ऑफ अदर पीपल, एंड इन योर एक्शन यू शुड रिस्ट्रेन योर एक्शन, राइट। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें देखने को मिलता है इन मॉडर्न टाइम्स में गांधी जी के सत्याग्रह, राइट। गांधी जी का जो सत्याग्रह था, राइट, सत्य का आग्रह, दैट वी हैव द पोजीशन ऑफ ट्रूथ एंड वी आर basically stubborn on it, or we are insisting our truthful position, but we will not use violence। जैसे अगर कहीं injustice होता है, राइट, जैसे ब्रिटिश टाइम में हमारे ऊपर injustice हुआ करता था, so we will fight with the British but we will not use violence as a method, right। हम जो है violence का इस्तेमाल नहीं करें, तो इसको pacifist way of living भी कहा जाता है। तो अहिंसा एक important प्रिंसिपल है जो हमारे पूरे फ्रीडम स्ट्रगल से लेके हमारे रिलीजियस जो एस्पेक्ट है उसमें भी देखने को मिलता है, राइट। बुद्ध हो, महावीर हो, या हमारे उपनिषद हो, उसमें अहिंसा की बात की गई है, राइट। सो नॉन वायलेंस। देन कम्स अपरिग्रह। जैन फिलॉसफी में कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है, राइट। इसमें एक प्रिंसिपल है जिसे अपरिग्रह कहा जाता है। ये ऑस्टेरिटी से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। इसका अर्थ है नॉन पोजेसिवनेस, राइट। नॉन पोजेसिवनेस, दैट you are not greedy, you are not overly attached to material things, that is called as अपरिग्रह, right। जैसे इसका उदाहरण देखने को मिलता है इन द लाइफ ऑफ ग्रेट आउल फ्रॉम यूएसए, वॉरेन बफेट, राइट। वॉरेन बफेट जो कि स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं, बहुत पैसा कमाया है उन्होंने, एक टाइम पे ये सबसे अमीर व्यक्ति थे। ही हैज प्लेज्ड अपने लाइफ में ही विल बी गिविंग अवे ऑल हिज फॉर्चून, 99% ऑफ हिज वेल्थ विल बी गिवन अवे टू द कम्युनिटी, टू सोसाइटी इन द फॉर्म ऑफ फिलैंथ्रोपी। इसमें उन्होंने अब तक बहुत पैसा फिर पहले ही जो है चैरिटी में दे दिया है। अराउंड $60 बिलियन ही हैज ऑलरेडी गिवन इन चैरिटी, राइट। तो अपरिग्रह पोजेशन है। इवन हिज लाइफ इज वेरी सिंपल, राइट। ही डज नॉट शो दैट ग्रैंड लाइफ टू द वर्ल्ड, राइट। जैसे हमारे कंट्री में अंबानी, अदानी जिस तरह से जीते, राइट, पैसा वो नहीं जीते, राइट। सो अपरिग्रह यानी बेसिकली द प्रिंसिपल ऑफ नॉन पोजेसिवनेस। यू डोंट क्रेव फॉर मोर पोजेशन, यू मे मेक मनी बट यूज इट फॉर से प्रोबेबली पब्लिक सर्विस, राइट। तो अपरिग्रह से कहा जाता है। देन कम्स अस्तेय। दिस इज ऑल्सो अ जैन फिलोसफी, जहाँ पे दिस इज अ प्रिंसिपल ऑफ नॉट स्टीलिंग, राइट।
स्टीलिंग यानी डोंट टेक अवे थिंग्स दैट डू नॉट बिलोंग टू यू। इट इवन इंक्लूड्स आइडियाज की किसी का आइडिया नहीं चुराना, किसी का क्रेडिट नहीं चुराना, राइट। अस्त्य इसको थोड़ा सा व्यापक तरीके से आप समझे, जो राइटफुली आपका है वो आपका है, बट जो राइटफुली आपका नहीं है यू शुड नॉट पोजेस इट, राइट। इसका उदाहरण हमें मिलता है इन अवर एपिक्स। भरत जो कि राम जी के भाई थे, कजिन थे, सो राम जी को वनवास जाना पड़ा, तब भरत जो है उनको वो साम्राज्य मिला, बट उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं लूंगा। बट राम जी ने जब उनको कहा कि आपको ये जो है संभालना है इस राज्य को, तो भरत ने क्या किया, उन्होंने अब जो राम जी की जो क्या कहते सैंडल्स थे उनको लिया, उसको जो है राजगद्दी पे रखा, और कहा कि मैं तो बस केयर टेकर हूँ, जब तक आप लौटते हैं, नहीं लौटते तब तक ये चप्पलें जो है आपकी इस राजगद्दी पे रहेंगी, आप ही इसके मालिक है, आप ही हकदार है, मैं तो बस एक केयर टेकर की तरह इसको संभालूंगा, राइट। तो यहाँ पे क्या दिखता है हमें, अस्तेय, जो मेरा नहीं है मैं उसको क्लेम नहीं करूंगा, राइट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट स्टीलिंग। देन कम्स अनदर प्रिंसिपल और एथिकल कीवर्ड, दैट इज एआई एथिक्स। आज की डेट में बहुत ज्यादा रिलेवेंट है। एआई एथिक्स क्या है, हमारे अप्लाइड एथिक्स या एथिक्स का ब्रांच है ये, जहाँ पे हम स्टडी करते हैं एआई सिस्टम्स को, ये सिस्टम्स कैसे डिजाइन होते हैं, कैसे इसका इस्तेमाल होता है, उसका क्या इम्पैक्ट होता है, राइट। तो जब डिजाइन करते हैं, उसके इस्तेमाल करते हैं, राइट, सो यू हैव टू डिजाइन इन सच अ मैनर दैट इट इज मोर फेयर, इट इज मोर रिस्पॉन्सिबल, इट इज मोर ट्रांसपेरेंट। इस चीज को स्टडी करना यानी एआई एथिक्स। सो इट्स अ ब्रांच ऑफ एथिक्स दैट स्टडीज हाउ एआई सिस्टम शुड बी डिजाइन, यूज रिस्पॉन्सिबली, फेयरली एंड सेफली। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखिए, कई सारे इश्यूज हमें एआई से रिलेटेड देखने को मिलते हैं आज के टाइम में, जैसे बायस इन एआई सॉफ्टवेयर्स, राइट। एआई के जो भी एल्गोरिदम्स है, दे आर बायस टूवर्ड्स अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी, टू अ जेंडर, राइट। वो क्यों है, बिकॉज जो एल्गोरिदम जो इन सिस्टम्स को रन करते हैं, राइट, दे आर ट्रेन्ड विद डेटा दैट हैज दिस बायस। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे, देर एआई, अमेजोन का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, उन्होंने एआई सिस्टम्स का इस्तेमाल किया टू रिक्रूट पीपल, तो वहाँ पे देखने को मिला कि महिलाओं को ये नहीं सिलेक्ट करनी, क्योंकि जो डेटा जो जिसके ऊपर एल्गोरिदम्स को ट्रेन किया गया था, वो मेजॉरिटिवली स्क्यूड था इन फेवर ऑफ दी मेन फोक्स। क्योंकि आप देखोगे पार्टिसिपेशन जो है हमें देखने को मिलता है इन वर्कफोर्स मेल्स का ज्यादा है, राइट। तो अगर मेल्स का ही प्रोफाइल या उन्हीं का जो सक्सेस है हमें देखने को मिलता है इन द डेटा, दैट वुड लीड टू बायस डिसीजन बाय दी एल्गोरिदम्स, राइट। तो इसको इसको स्टडी करना, राइट, इसको अवॉइड करना, राइट, ऐसे प्रिंसिपल्स इनबिल्ड करना इन द एआई सिस्टम जो फेयर हो, रिस्पॉन्सिबल हो, राइट, इसको हम एआई एथिक्स से जोड़ के देखते हैं, या इसी को हम एआई एथिक्स भी कहते हैं, राइट। देन कम्स ऑथेंटिसिटी। Authenticity is an important keyword. It basically means being true, being genuine to your values, beliefs and principles. जो भी आप values, beliefs और principles hold करते हैं, you are true to it. You are not an hypocrite. आप उसको अपने सहूलियत के हिसाब से उसको प्रमोट करते हैं, तो आप ऑथेंटिक नहीं, राइट। सो ऑथेंटिसिटी मीन्स बीइंग ट्रू, बीइंग जेन्युइन। फॉर एग्जांपल सोक्रेटिस का उदाहरण दिया जा सकता है, आपको पता होगा सोक्रेटिस अ ग्रेट फिलोसोफर फ्रॉम ग्रीस, ही वाज गिवन डेथ सेंटेंस फॉर टीचिंग पीपल थिंग्स दैट वर नॉट ओके विद द अथॉरिटी। अथॉरिटी जिस टीचिंग से खफा थी, उसके खिलाफ उन्होंने साजिश की और सोक्रेटिस को जेल भेजा, उनको मौत का प्याला भी पीना पड़ा, राइट। ही हैड अपॉर्चुनिटी, सोक्रेटिस के पास अपॉर्चुनिटी दैट ही कुड रन अवे। उनके जो दोस्त थे, उनके जो शिष्य थे, वो आए उनके जेल में और उनको कहा कि आपको हम यहाँ से भगा ले जाते, बट सोक्रेटिस ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, आई हैव ऑलवेज टॉट पीपल टू फॉलो लॉ, लॉज ऑफ द लैंड को फॉलो करना है आपको। अगर मैं यहाँ से भाग जाता हूँ, भले ही मुझे अनफेयरली ट्रीट किया गया है, but you cannot fight injustice with another injustice, and he did not run away, he drank the hemlock, या जिसे मौत का पहला कहा जाता है, he died for his belief, right. So authenticity means being true to your values, belief and principle. Next important principle is agency, right, जिसे moral agency भी कहा जा सकता है. This is defined as the capacity to act intentionally and influence outcome, यानी you have the capacity to act in a particular way, right. That means you have an agency. कई लोगों के पास capacity नहीं होती to act and to influence other. For example, उदाहरण लिया जा सकता है of चिपको मूवमेंट। ये 1970s की बात है, जब उत्तराखंड और कई वो जो हिमालयन एरियाज है वहाँ पे ट्री फेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। जो कॉर्पोरेट थे या गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसी बनाई गई थी कि ट्री फेलिंग आसान हो गया, तो तब वहाँ की जो महिलाएं है, जो ट्राइबल महिलाएं, वो जाके चिपक गई विद दी with the trees and did not allow the corporates to cut down the trees. यहाँ पे उनकी एजेंसी दिखती है, यहाँ पे उनकी कैपेसिटी दिखती है to act intentionally, even if it leads to their death, they are still acting to save these plants, right. यहाँ पे एजेंसी दिखती है। कहा जाता है ना, महिलाओं के पास एजेंसी नहीं होती, why, because they are too much
बाउंड इन द शैकल्स ऑफ द सोसाइटी। तो अगर वो अपने कैपेसिटी को एनलार्ज करती है या अपने कैपेसिटी के ऊपर काम करती है, राइट, उनको एजेंसी मिलती है। और हम एजेंसी बढ़ाने की कोशिश करते हैं ऑफ दी वुमेन थ्रू लॉट ऑफ पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, लॉज, राइट। सो इट इज द कैपेसिटी टू एक्ट इंटेंशनली एंड इन्फ्लुएंस द आउटकम। इसके बहुत ही क्लोज एक और शब्द है ऑटोनॉमी। एजेंसी है कैपेसिटी टू एक्ट, और ऑटोनॉमी है एबिलिटी टू एक्ट इंडिपेंडेंटली, राइट। आप कई लोग एक्ट करते हैं इन देयर लाइफ बट दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, राइट। जैसे अगर मेरे सिर पे कोई बंदूक रख दे और मुझे कोई काम करने को कहे, राइट, तो मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, यहाँ पे मैं डिपेंडेंट हूँ ऑन दिस पर्सन एंड आई एम अंडर फियर ऑफ लाइक माई लाइफ। सो आई विल बी एक्टिंग बट नॉट इंडिपेंडेंटली। मैं अपने हिसाब से, राइट, अपनी एजेंसी को नहीं वहाँ पे एक्सप्रेस कर सकता, राइट। सो ऑटोनॉमी का सरल डेफिनेशन है एबिलिटी टू मेक इंडिपेंडेंट डिसीजन बेस्ड ऑन वंस रीजन एंड वैल्यूज। मेरे जो रीजन है, मेरे जो वैल्यूज है, उसके बेसिस में जब मैं एक्ट करता हूँ तब मैं ऑटोनॉमस हूँ, मैं फ्री हूँ। ऑटोनॉमी को फ्रीडम से हम जोड़ के देखते हैं, राइट, कि यू आर ऑटोनॉमस टू एक्ट। आप किसी के बंधन में नहीं हो, किसी के प्रेशर में नहीं हो, राइट, आप किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं हो। कई बार हम इन्फ्लुएंस में होते हैं ऑफ एक्सटर्नल आइडियाज और एक्सटर्नल पीपल, राइट। दैट ऑल्सो reduce your autonomy, right? So autonomy is mostly related to freedom. जैसे अम्बेडकर जी ने डिसीजन लिया टू कन्वर्ट टू बुद्धिज्म, that was based on his independent moral choice, right, reflecting on his own autonomy, right. Then comes next important aspect, that is ethical issue. हम ethical principle discuss किए for the keywords starting with letter A. Now we'll discuss some of the ethical issues. For example, first and foremost ethical issue is abuse of power. इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है, यूजिंग वंस पोजीशन और अथॉरिटी फॉर पर्सनल गेन और अनफेयर एडवांटेज, राइट। आप अपने पोजीशन, अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं खुद के इंटरेस्ट के, एट द कॉस्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, खुद को फेवर करने के लिए, राइट, एट द कॉस्ट ऑफ मे बी अदर पीपल और अदर स्टेक होल्डर्स, राइट। उसको कहते हैं अब्यूज ऑफ पावर। वो होता है इन द फॉर्म ऑफ करप्शन, इन द फॉर्म ऑफ आर्बिट्री यूज ऑफ पावर, राइट। तो ये जो अब्यूज ऑफ पावर है, इसका बहुत बड़ा उदाहरण हमें हमारे कंट्री में देखने को मिलता है हिस्टोरिकली। वो है सस्पेंशन ऑफ सिविल लिबर्टीज ड्यूरिंग 1975 इमरजेंसी। इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई थी, राइट, तो उन्होंने अपने पॉलिटिकल अपोनेंट को जेल में भेजा, लोगों के जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर रोक लगा दी, राइट। उसको कई लोग कहते हैं अब्यूज ऑफ पावर। जो पावर थी उसका इस्तेमाल किया जब वो ज़रूरत नहीं थी, या उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, या उन्होंने डिसप्रोपोर्शनेटली उस पावर का इस्तेमाल किया, राइट, तो इसे अब्यूज ऑफ पावर कहते हैं, राइट। इसके अलावा करप्शन हो, नेपोटिज्म हो, ये सारी जो चीज़ें हैं, दे आर नथिंग बट अब्यूज ऑफ पावर, राइट। देन कम्स अकाउंटेबिलिटी लैप्स। अकाउंटेबिलिटी को हमने डिफाइन किया था, इट इज द आंसरेबिलिटी ऑफ द पीपल इन पोजिशन ऑफ पावर विच हैज टू बी एनफोर्स, राइट। अकाउंटेबिलिटी लैप्स यानी जहाँ पे आपकी आंसरेबिलिटी है, राइट, आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है टू गिव आंसर्स, टू एक्सप्लेन, टू जस्टिफाई योर एक्शन, बट अगर आप उसमें चूक जाते उसको अकाउंटेबिलिटी लैप्स कहते हैं, राइट। इसकी सरल डेफिनेशन क्या है? फेलियर टू एक्सप्लेन, जस्टिफाई एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वंस एक्शन, राइट। फॉर एग्जाम्पल भोपाल गैस ट्रेजेडी, आपको याद होगा 1984 में भोपाल में एक कंपनी से, एक जो है केमिकल इंडस्ट्री से जो है गैस लीक हुई थी, जिसमें कई सारे लोग मर गए, राइट। वो जो व्यक्ति था, जो उस कंपनी का जो है मैनेजर था, या हम कह सकते हैं was the important person, right? He flew away, right? The owner of that particular company. और जो उसके ऊपर कार्रवाई होनी थी वो नहीं हुई, राइट। जो लोग जो अकरीब थे, जिनका नुकसान हुआ, जिनकी मौतें हुई, या जो they were harmed by that release of chemical, they did not get remedy very soon, right? What does it shows कि उनकी जो accountability, उनकी जवाबदेही, वो हम सुनिश्चित नहीं कर पाए, right? So Bhopal gas tragedy, that is after the disaster there was delay in legal action, weak enforcement that reflected lapses in holding corporation and official fully accountable. जिनकी responsibility थी to hold these people accountable, वो पुलिस है, वो जुडिशरी है, वो गवर्नमेंट ऑफ द डे है, वो सिविल सोसाइटी है, वो आम जनता है। दे डिड नॉट आस्क द प्रॉपर क्वेश्चन, और द इंस्टीट्यूशन हु आर expected to enforce these answerability, they were not able to enforce this answerability of these companies, right? इसको कहते हैं accountability lapse. फिर आता है accepting benefits. जब आप रिसीव करते गिफ्ट्स, फेवर या एडवांटेज, राइट, अपने ऑफिशियल पोजीशंस के द्वारा, राइट, अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में आप अपने ही लिए कुछ गिफ्ट्स, फेवर्स, राइट, अक्रू करते, उसको कहते हैं एक्सेप्टिंग बेनिफिट्स, राइट। जैसे as a person, right, as a medical officer, or maybe as a doctor, I'm supposed to, as a government doctor, I'm supposed to say serve
द कॉमन पीपल फ्रीली, राइट? मुझे सैलरी मिल रही है, but I should not be asking for say money from the poor people, right? But I ask the money, right? That is nothing but accepting benefits. या अगर मैं कोई ऐसे पोजीशन पे हूँ जहाँ पे मैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट देता हूँ टू प्राइवेट सेक्टर, बट वो कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए, राइट, मैं उसी को कॉन्ट्रैक्ट दूंगा जो एलिजिबल है, जिसका जो टेंडर के प्रोसेस के द्वारा उस कॉन्ट्रैक्ट को जो है सक्सेसफुली थ्रू कंपटीशन उस कॉन्ट्रैक्ट को जीतता है, थ्रू मे बी लोअरिंग हिज कॉस्ट एंड सो फोर्थ, राइट? But rather than that process which is transparent, competitive and all, if I ask favor कि कौन मुझे फेवर करेगा, राइट, कौन ज्यादा पैसे देगा, उसको मैं जो है ये टेंडर दूंगा या कॉन्ट्रैक्ट दूंगा, दैट इज नथिंग बट एक्सेप्टिंग बेनिफिट, राइट? सो रिसीविंग गिफ्ट्स, फेवर और एडवांटेज दैट में इन्फ्लुएंस वंस पोजीशन। कई सारे लोग हैं हमारे कंट्री में, जैसे जयललिता के ऊपर जो है 2014 में कन्विक्शन, शी वाज कन्विक्टेड फॉर डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स, राइट? फिर बाद में उसके बाद हाई कोर्ट ने जो है उनको बरी कर दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट में वो केस गई, बट शी डाइड एंड उनको अबेट कर दिया गया उस पर्टिकुलर केस से, राइट? और यू कैन टॉक अबाउट लालू यादव इन फॉर्डर स्कैम और many of these politicians and many of the bureaucrats, right, when they accept benefits, right, for things that they are expected to do, right? जैसे they are expected to serve people, right, and for that they get some salary, right? But if they get undue benefit which they have not earned, right, that is a problem, ethical issue इसे यहाँ पे देखते हैं, right? Then comes algorithmic bias, right? AI ethics में हमने क्या देखा कि जो AI सिस्टम्स है उनको हमने डिजाइन यूज करना है फेयरली, रिस्पॉन्सिबली, राइट, जस्टली, बट जब ये नहीं होता, राइट, कब नहीं होता? जब एल्गोरिदम में बायस आ जाए, राइट? मैंने पहले ही बताया कि ये जो AI सिस्टम्स है वो एल्गोरिदम पे रन करते हैं, राइट? और जब ये एल्गोरिदम पे रन करते हैं इनको ट्रेन करना पड़ता है विद डेटा, बट जब डेटा ही बायस्ड है, राइट, वो कहीं ना कहीं किसी कम्युनिटी को स्टीरियोटाइप करता है डेटा, या फिर उनको जो है अनफेवर करता है, या किसी और कम्युनिटी को फेवर करता है डेटा, राइट? तो वो बायसेस वो एल्गोरिदम जो है वो AI सिस्टम जो वो लर्न करेंगे और फिर वो डिसीजन भी उसी उन बायसेस को रिप्रोड्यूस करेंगे। फॉर एग्जांपल कंपास का उदाहरण दिया जा सकता है। यूएस के कोर्ट जो है, जो लोग क्रिमिनल हुआ करते थे, जो कि जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं, नाउ दे आर डिफेंडेंट इन द कोर्ट्स, राइट? सो किस व्यक्ति को जो है हमें किस तरह की सजा देनी, राइट, ये डिसाइड करने के लिए, राइट, वो एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट? वो AI सिस्टम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कंपास एक AI सिस्टम है, राइट? तो ये जो कंपास ये डिसीजन जो ले रहा है वो ले रहा है ऑन दी एग्जिस्टिंग लिटरेचर, जो भी लिटरेचर एग्जिस्टिंग है, जिसमें आपको देखने को मिलता है कि वाइट्स को जो है ज़्यादा पॉजिटिवली जज किया जाता है और ब्लैक्स को नेगेटिवली जज किया जाता है। अगर इस डेटा के ऊपर उनको ट्रेन किया जाएगा तो वो बायस रिप्रोड्यूस होंगे, और हमें देखने को मिला जब भी रिस्क डिटरमाइन किया जाता है ऑन डिफेंडेंट, राइट, कि ये डिफेंडेंट फिर से क्राइम कमिट करेगा या नहीं, तो उसमें देखा गया कि जो वाइट क्रिमिनल्स हैं, राइट, या वाइट लोग हैं जिनके ऊपर केसेस है, उनको लेस रिस्की घोषित करता है ये कंपास नाम का जो AI सिस्टम है, बट जो ब्लैक कम्युनिटी के लोग हैं उनको हाई रिस्क ये जो AI सिस्टम है वो उनको उस तरह रिकॉग्नाइज करता है, राइट? सो व्हाट वी सी इज दैट द बायस इज रिप्रोड्यूसिंग इन द AI सिस्टम्स एंड देयर डिसीजन व्हिच इज नथिंग बट अ एथिकल इशू, एल्गोरिथम बायस, राइट? और भी कई उदाहरण है, जैसे आप देखोगे कि महिलाओं को लोन जो है वो हाई रेट पे अगर मिलता है, राइट, व्हाई? बिकॉज एल्गोरिथम जो ट्रेन हुआ है वो ट्रेन हुआ ऑन द डेटा दैट सेज कि मेन फोक्स आर the ones who are taking loans have been historically taking more loans or bigger loans, right? They have more capacity to repay the loans, whereas women have not been engaged with the banking system, right? तो उनको वो फेवरेबली ट्रीट नहीं करेगा, उनको वो रिस्की मानेगा और उनको जो है ज़्यादा इंटरेस्ट पे लोन देगा, राइट? AI सिस्टम्स में हमें ये जो बायसेस है उन्हें टैकल करना पड़ता है, राइट? देन कम्स एनोमी। एनोमी भी बहुत एक बड़ा एथिकल इशू है। एनोमी इज नथिंग बट नॉर्मलेसनेस, राइट? सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, राइट, वो फॉलो किए जाते हैं बाय द मेंबर ऑफ सोसाइटी, बट जब ये रूल्स वीक हो जाए, राइट, या फिर इन रूल्स को लोग जो है फॉलो ना करें, इसमें ट्रस्ट लोगों का खत्म हो जाए, उसको एनोमी कहा जाता है, राइट? अ स्टेट ऑफ नॉर्मलेसनेस वेयर सोशल रूल्स बिकम वीक, अनक्लियर, लीडिंग टू कंफ्यूजन एंड डेविएंट बिहेवियर। जैसे उदाहरण दिया जा सकता है कोविड-19 का, राइट? कोविड-19 के दौरान, पैंडेमिक के दौरान लोग अपने घर में लॉक थे, राइट? सोसाइटी का प्रेशर जो हुआ करता था ऑन दी फैमिली, वो अब इतना ज़्यादा नहीं था, राइट? तो आपने देखा होगा कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसके केसेस बहुत बढ़ गए, राइट? जब लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे दे विल बी एबल टू एनफोर्स दिस रूल प्रॉपरली, बट कम्युनिकेशन खत्म हो गया, लोग अपने अपने घर में सीमित हो गए, राइट? देयर इज नो कंट्रोल ऑफ द सोसाइटी ऑन यू, नो रूल्स दैट कुड बी एनफोर्स, राइट? तो इस तरह के डेविएंट एक्शंस हमें घरों में देखने को मिले, राइट? इसको कहते हैं एनॉमी, ये याद रखना है।
Then comes apathy. Apathy यानी moral indifference. What it means is there is lack of concern or care toward injustice or wrong. A kind of carelessness कि there are things that you should be caring about, right? But you don't care about it, right? जैसे चाइना में अगर हम बात करें, they don't care about the kind of politics that is happening, right? Mostly the citizens, they are apathetic towards their politics. But India में we are not apathetic towards our politics, right? We care a lot, and that's why we argue a lot around our politics, right? So apathy is to not show concern or care where it is supposed to be, right? अपथी को हम एक्शन से जोड़ के देखते हैं कि यू आर सपोज टू एक्ट बट यू आर नॉट एक्टेड, राइट? आपने आपकी जो है आपके ऊपर सोसाइटी ये एक तरीके से ड्यूटी के रूप में देखती कि आपने हेल्प करनी चाहिए टू दोज हु आर से इन एक्सीडेंट और हु आर in pain or in suffering, right? But you don't do it, right? You're careless, right? You don't care about it, right? So for example, आज की डेट में आप देखोगे मैनुअल स्कैवेंजिंग एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, सोशल इल है ये, राइट? इतने साल हो गए फिर भी आज कई लोग जो है उस मैन होल में जो है उनकी डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ पॉइजनस गैस. दे हैव टू पिक दी ह्यूमन सीवेज थ्रू हैंड्स एंड मेनी डेथ्स आर हैपनिंग, राइट? अब गवर्नमेंट अगर चाहे तो इसको मॉडर्नाइज कर सकते हैं इस सीवेज क्लीनिंग सिस्टम को, बट नहीं कर. दे आर अपेथेटिक टू इट. इज इट दैट देयर इज अ सिस्टमिक बायस इन द सिस्टम? दैट इज अ क्वेश्चन, राइट? सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार जो है डाटा है गवर्नमेंट को व्हाई वी स्टिल हैव दिस प्रैक्टिस, राइट, व्हिच इज आउटलॉड. देन कम्स असिमेट्री ऑफ पावर. ये भी बहुत बड़ा एक एथिकल इशू है आज के टाइम का. असिमेट्री ऑफ पावर नाम से आपको चल रहा है कि पावर की असिमेट्री, राइट? दैट दिस इज अ सिचुएशन वेयर वन पार्टी हैज मच मोर अथॉरिटी, इन्फ्लुएंस और कंट्रोल देन अदर. इसका बहुत जीता जाता उदाहरण देखने को मिलता है इन दी करंट टाइम्स प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, राइट? जो गिग वर्कर्स है, राइट, या जो प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, यू विल सी द गिग वर्कर्स हैव वेरी लेस पावर कंपेयर टू द प्लेटफॉर्म ओनर्स, राइट? जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या फिर Uber, Ola, right? They employ a lot of people who then work for this platform or through this platform. Now they have tremendous power over this gig worker, right? For example, वो रिवोक कर सकते हैं इन गिग वर्कर्स का एक्सेस टू देयर सॉफ्टवेयर, राइट? जैसे उबर का सॉफ्टवेयर आपका जो है हटा दिया जाए आपका एक्सेस एकदम से, राइट? सो यू आर नाउ जॉबलेस, राइट? यू मे वर्क फॉर अदर, बट द काइंड ऑफ रिलेशन दैट एन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय जो ट्रेडिशनल सेंस में होता है वो नहीं दिखता है, जहाँ पे आप एनफोर्स कर सकते हैं अपने राइट्स को, राइट? एज एन एम्प्लॉय यू हैव सम राइट्स, यू कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम द जॉब इन आर्बिट्ररी मैनर, राइट? जो कि हमें देखने को मिलता है, राइट, इन गिग इकोनॉमी, राइट? तो यहाँ पे पावर असिमेट्री, पावर किसके पास है? जो प्लेटफॉर्म ओनर्स है उनके पास बहुत पावर है और गिग वर्कर्स के पास बहुत कम पावर है. इसीलिए हम इनको जो है फॉर्मल इकोनॉमी में लाने की कोशिश कर रहे हैं, इनके राइट्स को सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं. देन कम्स आर्बिट्रीनेस. आर्बिट्रीनेस इज नथिंग बट मेकिंग डिसीजंस विदाउट क्लियर रूल्स, लॉजिक और फेयरनेस. जब आपके पास पावर होती है, राइट, और उसका इस्तेमाल करना है, तो उसका इस्तेमाल कैसे करना है? लीगल तरीके से करना है. कुछ गाइडलाइंस होते हैं आपके लिए कि आपको ये गाइडलाइंस फॉलो करने, ये लॉस फॉलो करने, राइट? आपके डिसीजन लॉजिकल होने चाहिए. आप किसी को अगर अरेस्ट करते हैं, डिटेन करते हैं, यू शुड हैव वारंट, राइट? अगर आप किसी को प्रमोट करते हैं वो होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ से सम क्राइटेरियाज लाइक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या ऑन द बेसिस ऑफ सम कन्वेंशन कि हम सीनियोरिटी के बेसिस के ऊपर प्रमोट करते हैं, राइट? बट अगर आप ये डिसीजन लेते हैं अनफेयर, राइट, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स, लॉजिक और फेयरनेस, देन दैट इज आर्बिट्रीनेस, राइट? सो एग्जाम्पल है जैसे बुलडोजर जस्टिस की बात की जा सकती है कि अगर आपको कोई अगर व्यक्ति है जिसने कोई क्राइम किया है, राइट, आप उसका घर जो है डिमोलिश नहीं कर सकते. वाई? बिकॉज अगर घर भी डिमोलिश करना है, भले ही वो घर जो है ऐसी जगह पे बनाया गया है जो ऑथराइज नहीं, राइट, आप उसको पहले आपको देना पड़ेगा उसको नोटिस, 30 दिन का नोटिस या 24 दिन का नोटिस. उसके बाद आप जो है उसको वार्निंग देने के बाद डिमोलिश करेंगे. बट तुरंत अगर आप उसको डिमोलिश कर देते जस्ट बिकॉज ही हैज बीन इन्वॉल्व इन अनदर क्राइम, तो ये आर्बिट्रीनेस, आपने रूल्स फॉलो नहीं किए, राइट? तो रूल ऑफ लॉ चलना चाहिए, राइट, नॉट रूल ऑफ मैन. इसके अराउंड सुप्रीम कोर्ट के भी कई सारे वर्डिक्ट्स आए, राइट? देन कम्स अथॉरिटेरियनिज्म. अथॉरिटेरियनिज्म इज नथिंग बट अ सिस्टम और स्टाइल ऑफ लीडरशिप जहाँ पे पावर कॉन्सेंट्रेट होती है इन द हैंड ऑफ वन पर्सन और अ क्लिक. एक छोटे से ग्रुप के पास पूरी पावर होती है एंड द पीपल डोंट हैव पावर और हैव वेरी लिमिटेड पावर, राइट? सो ये लोग डिसेंट, राइट, या फिर काउंटर आर्ग्यूमेंट बर्दाश्त नहीं करते, उसको टॉलरेट नहीं करते. जैसे एडोल्फ हिटलर एक बहुत बड़ा अथॉरिटेरियन था जिसने पूरी सेंट्रलाइज कर दी थी पूरी पावर को और डिसेंट को वो क्रश करता था इन अ वायलेंट मैनर, राइट? So these were important keywords that you should be aware of and you should be noting it and you should be using it consciously in your answers, right? इनका इस्तेमाल करें, इसे अंडरलाइन करें, इसको बार बार देखिए, राइट, इसको नोट डाउन करें.
तो अगर आप यूपीएससी या स्टेट सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एंड यू वांट टू डू इट इन सच अ मैनर दैट इज कॉस्ट इफेक्टिव बट आल्सो यू आर अश्योर्ड ऑफ योर रिजल्ट, राइट? So at this point of time, sleepy classes is the most cost effective and result oriented जो है क्लासेस इन यूपीएससी एज वेल एज स्टेट सर्विसेज, राइट? तो इसके कई सारे आप देखोगे कोर्सेज हैं। आप स्टेट सर्विस हो, यूपीएससी में पढ़ाई कर रहे हो, राइट? आप ऑप्शनल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या सीसैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सबसे कॉस्ट इफेक्टिव और रिजल्ट ओरिएंटेड कोर्सेज है। आप इन्हें अवेल कर सकते हो। You can reach out to us on our email address or you can call us, right? And we will definitely support you, right? And इसके अलावा अगर आप 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो current affairs becomes very important. It's a big thing that you have to have a good hold on in order to clear this exam. Current affairs systematic तरीके से आपको करना है. Then you can avail the course, epic course, wherein you will get current affairs in a very सिस्टमैटिक मैनर, जो प्रीलियम से रिलेटेड करंट अफेयर्स जो पूछे जाएंगे, राइट? वो आपको सिखाए जाएंगे, राइट? देयर विल बी लाइव क्लासेस एंड ऑल दिस थिंग्स, यू कैन जस्ट चेक इट आउट हियर एंड you can, if you want more information, you can just reach out to us on our phone number or our email address, right? So that's it from today's session. अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करें आगे भी, राइट? बी सी डी, राइट? ट्राई टू कवर ऑलमोस्ट ऑल दी important keywords, right? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं that you want to continue this and I will definitely go on. और अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ और enhancement चाहिए, then that also you can mention आपकी क्या needs requirements है. We will try to deal with that and we will try to solve that, right? So that's it from today's session. Let's meet in the next session. Till then, thanks and bye.